So this is our doubt class of transcription, and we are starting with the topic transcription. And transcription, as you know, is just conversion of DNA from into the RNA, or formation of RNA from DNA is known as transcription. So we will be looking at the few images which will help us to understand the process of transcription. So starting with the transcription of prokaryotes. Firstly, transcription of prokaryotes we should understand. So this is about types of RNA and the process of transcription. Are you able to see this process of transcription? I have shared this picture with you. I hope you are looking at this image. Gunjan, are you able to see this image? Yes, ma'am. Okay. So this is the process of transcription. It is just, we can say in the first paragraph, it is clearly understood that what is cistron. Cistron is the segment of DNA coding for a polypeptide. The structural gene in the transcription unit could be said as monocistronic, mostly in eukaryotes, and polycistronic, mostly in bacteria or prokaryote. So when one cistron is coding for one polypeptide, then it means monocistronic transcription unit is there. But in prokaryotes, because of the DNA content is very small and every function has to be done with the same DNA. So polycistronic genes are there in prokaryotes. It is clearly written in bacteria, polycistronic gene is there. In बैक्टीरिया एक सिस्ट्रॉन बहुत सारे प्रोटीन्स बनाता है. पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन होती हैं. पॉली मतलब बहुत सारे वी कैन से सिस्ट्रॉन उसमें होते हैं और हर एक सिस्ट्रॉन डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स बनाते हैं. तो एक जीन से बहुत तरह के प्रोटीन्स बनते हैं. यूकैरियोट्स में आगे लिखा है, यूकैरियोट्स द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस. द जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट. के यूकैरियोट्स में जीन स्प्लिट होती हैं, उनमें सीक्वेंस उनके इंटरप्टेड होते हैं. मतलब एक्सप्रेस सीक्वेंस, द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर एक्सॉन्स एंड द नॉन कोडिंग सीक्वेंस दैट अपीयर इन बिटवीन आर इंट्रॉन्स. द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स. सो इंट्रॉन्स ऐसे सीक्वेंस होते हैं डीएनए में जिनका आरएनए नहीं बनेगा या फिर जो प्रोसेसिंग के बाद आरएनए में नहीं आएंगे. इसीलिए जीन तो हम समझते हैं कि आरएनए में फॉर्म होने वाले डीएनए सेगमेंट को जीन कहेंगे. तो जीन्स बिखरी हुई होती हैं, स्प्लिट होती हैं, टूटी हुई होती हैं. कुछ जीन एक्सॉन जो हैं वही आरएनए में कन्वर्ट होती हैं. अब टाइप्स ऑफ आरएनए और प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दे रखा है कि बैक्टीरिया में देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए. एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए. और तीनों ही तरह के आरएनए जरूरी होते हैं प्रोटीन बनने के लिए सेल में. एमआरएनए टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है और टीआरएनए अमीनो एसिड्स को लेकर आता है और एमआरएनए के जेनेटिक कोड को पढ़ता है. आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए होता है जो राइबोसोम का स्ट्रक्चरल और कैटालाइटिक रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन के वक्त. देयर इज अ single dependent DNA polymerase that catalyze the transcription of all types of RNA in bacteria. और बैक्टीरिया के या प्रोकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन की ये और खास बात है कि एक ही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नाम की एंजाइम होती है जो कि सारे तरह के आरएनए बैक्टीरिया में बनाती है. इट creates or forms all types of RNAs, whether it is all the 3 types, means mRNA भी वही आरएनए पॉलीमरेज बनाती है, टीआरएनए भी वही बनाती है और आरआरएनए भी वही बनाती है. मैम बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन को ही इनिशिएशन कहा गया है.
ट्रांसक्रिप्शन के तीनों स्टेप हैं, ये जो डायग्राम में दिखा रखे हैं ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इस पे भी हम टर्मिनेशन, आ रहे ठीक हैं। है मैम। तो इसमें क्या है कि अभी वही प्रोसेस है कि आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन के वक्त बाइंड होती है प्रमोटर से, इसी स्टेप को इनिशिएशन कहते हैं। यहाँ पे लिखा है लास्ट लाइन में, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स एज सबस्ट्रेट्स। तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स यानी एटीपी, जीटीपी, टीटीपी, इन सबको वो यूज करती है सबस्ट्रेट की तरह और आरएनए में लगाती है। टीटीपी नहीं होता, उसकी जगह यूटीपी होता है, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि जहां पर थायमीन लगना है वहां पर यूरेसिल लगता है और वही रहता है उसमें, और डीएनए को रीड कर 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 आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाने लगती है। डायग्राम में आप देख ही रहे हो, डायग्राम में अगर आप देखोगे, ये रहा डायग्राम, इसमें आपको यस दिख रहा मैम। है कि डीएनए का डायग्राम दिख रहा है। डीएनए है 3-5 स्ट्रैंड, इधर 3-5 स्ट्रैंड, एक नीला स्ट्रैंड का डीएनए है, एक रेड कलर के स्ट्रैंड से दिख रहा है। येलो रीजन को प्रमोटर रीजन बोला है, और प्रमोटर रीजन पे ही ऑरेंज कलर की ये आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो रखी है, और छोटा सा सिग्मा फैक्टर भी अटैच हो रखा है। तो इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं इसको। इसमें आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे आकर जुड़ रही है विद सिग्मा फैक्टर, एक छोटा सा प्रोटीन फैक्टर है सिग्मा फैक्टर, वो जुड़ता है पहले आरएनए पॉलीमरेज से, फिर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे जुड़ती है। उससे क्या होता है, प्रमोटर पे ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है। अब ये डीएनए ओपन होता है, यहाँ के बेस पेयर्स रीड होते हैं, येलो कलर वाले बेस पेयर्स रीड होते हैं और आरएनए बनता है, छोटा सा आरएनए बनता है। फिर ये डीएनए खुलता जाता है और खुलता जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज अंदर आ जाती है डीएनए की और उसे खोलती जाती है, और रेड कलर वाले टेम्पलेट यानी 3-5 वाले टेम्पलेट को रीड कर 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 जो छोटा आरएनए बना था उसको और लंबा करती जाती है। तो लंबे करने वाले प्रोसेस को इलोंगेशन बोलते हैं। ये सेकंड स्टेप होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज बिना सिग्मा फैक्टर के भी कर सकती है। सिग्मा फैक्टर अलग हो गया, देख रहे हो तुम जैसे, और आरएनए पॉलीमरेज अपने आप ही इलोंगेशन करती जा रही है। अब टर्मिनेशन की बात आती है। आरएनए पॉलीमरेज लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगी, टर्मिनेटर रीजन तक, जो कि लाइट ग्रीन कलर का दिखा रखा है, और लाइट ग्रीन कलर के टर्मिनेटर रीजन पे वो आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट हो रही है, और एक नया फैक्टर अटैच हो रहा है जिसको कह रहे हैं रो फैक्टर। ठीक है, रो फैक्टर के अटैचमेंट से टर्मिनेटर पे पहुंचने पर आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट हो जाती है, आरएनए अलग हो जाता है, और ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट मतलब एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के। हम नेक्स्ट इमेज शेयर करते हैं। ये इमेज शेयर हो रही है आपको। ये इमेज आगे वो इनिशिएशन, टर्मिनेशन और इन सबको आपको बता रही है। यही प्रोसेस जो 3 स्टेप्स हैं ट्रांसक्रिप्शन के, उन्हें समझा रही है कि आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेस इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी। मतलब डीएनए के टेम्पलेट को पढ़ते जा रही है आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए बनाती जा रही है। इट समहाउ इज आल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स को भी खोलती रहती है और इलोंगेशन करती रहती है आरएनए का। ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू एंजाइम। छोटा सा आरएनए बस एंजाइम्स के अटैच रहता है, बाकी आरएनए हैंग होता रहता है बाहर की तरफ। वंस द पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेटर रीजन द नेसेट आरएनए फॉल। जैसे ही वो टर्मिनेटर रीजन तक पहुंचता है तो बना हुआ जो आरएनए है वो बाहर गिर जाता है और आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन तक पहुंच जाती है। दिस रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इससे टर्मिनेशन की, ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन हो जाती है। एन इंट्रिगिंग क्वेश्चन इज दैट हाउ
इज आरएनए पॉलीमरेज एबल टू कैटलाइज? तीनों स्टेप कैसे कर लेती है आरएनए पॉलीमरेज? तो आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन के वक्त यहाँ लिखा हुआ है कि सिग्मा फैक्टर से अटैच रहती है और टर्मिनेशन के वक्त रो फैक्टर से अटैच रहती है, इसीलिए वो सिग्मा फैक्टर की मदद से तो इनिशिएशन कर पाती है और रो फैक्टर की वजह से टर्मिनेशन कर पाती है. In bacteria, since the mRNA does not require any processing to become active, also since transcription translation take place in same compartment, there is no separation of cytosol and nucleus in the bacteria. Many times the translation can begin much before mRNA is fully transcribed. तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड होते हैं बैक्टीरिया में, क्योंकि बैक्टीरिया में कोई भी न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर नहीं है कि सेपरेट है, उसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सेपरेट नहीं है, एक ही तरह से है. तो इस तरफ से जो है कि तो इस तरह जो है कि टर्मिनेशन फैक्टर अल्टर द इसमें बताया है कि बैक्टीरिया में दोनों चीजें सेम तरीके से हो सकती हैं, सेम टाइम पे हो सकती हैं. ट्रांसक्रिप्शन भी होता जा रहा है और जैसे जैसे आरएनए बना है वो वापस से ट्रांसलेट होकर प्रोटीन्स में भी कन्वर्ट होता रहता है. तो बैक्टीरियाज में यही प्रोसेस होता है. तो बैक्टीरिया का ट्रांसक्रिप्शन बहुत सिंपल है, पर यूकैरियोट्स के दो कॉम्प्लेक्सिटीज यूकैरियोट्स के अंदर देखी जाती हैं. पहली कॉम्प्लेक्सिटी है कि 3 तरह की तो आरएनए पॉलीमरेज है. न्यूक्लियस के अंदर आरएनए पॉलीमरेज भी मिलती है और ऑर्गेनेलीज में भी आरएनए पॉलीमरेज मिलती है. आरएनए बनाने वाली एंजाइम अलग अलग जगह मिल रही हैं और 3 तरह की एंजाइम वो हैं. देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर और हर एंजाइम अलग तरीके का आरएनए बना रही है. आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब आरआरएनए. आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए बनाती है और वो भी डिफरेंट तरह के आरआरएनए बनाती है. अब हम नेक्स्ट इमेज पे जा रहे हैं. तो अब कौन सी एंजाइम कौन सा तरह का आरएनए पॉलीमरेज कौन सी आरएनए पॉलीमरेज कौन सी तरह का वो बना रही है, हम ये देखते हैं. आरएनए बना रही है तो आरएनए पॉलीमरेज 1 ये वाले आरएनए बनाती है, जैसे कि 28 एस आरआरएनए, 18 एस आरआरएनए, 5.8 एस आरआरएनए ये बनाती है. 28 एस आरआरएनए, 18 एस आरआरएनए, 5.8 एस आरआरएनए आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाती है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाती है आपके टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, 5s आरआरएनए और एसएनआरआरएनए. ये आपके आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाती है और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी बनाती है आरएनए पॉलीमरेज 3. और फंक्शन बच गया बस अब आरएनए पॉलीमरेज 2 का कि वो बनाती है एचएनआरएनए, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए. अब सेकंड कॉम्प्लेक्स चीज क्या है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स की, कि सेकेंडली कॉम्प्लेक्सिटी आती है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स कंटेन बोथ द एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन. जो आरएनए बनता है सबसे पहले, प्राइमरी मतलब सबसे फर्स्ट फॉर्म्ड आरएनए जो होता है उसमें दोनों चीजें होती हैं, एक्सॉन्स भी होती हैं, इंट्रॉन्स भी होती हैं. तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सॉन वो पार्ट हैं जो एक्सप्रेस सीक्वेंस है या फिर जिनका आरएनए बनेगा, जो मैच्योर आरएनए में शो होंगे. पर इंट्रॉन्स वो पार्ट हैं जो सिर्फ इंटरफेयरिंग या फिर कह सकते हैं कि वेस्ट सीक्वेंसेस हैं जो नॉन फंक्शनल है. तो इसी वजह से स्लाइसिंग प्रोसेस के दौरान, प्रोसेसिंग के दौरान, यूकैरियोटिक एमआरएनए प्रोसेसिंग के दौरान स्लाइसिंग यानी कट आउट हो जाते हैं. इंट्रॉन्स आर कट आउट एंड रिमूव्ड and exons are joined in a defined order. यही लिखा हुआ है. Splicing is the process where the introns are removed and exons are joined in defined order. hnRNA undergoes additional processing called as capping and tailing. Heterogeneous nuclear RNA जो अभी भी hnRNA है, heterogeneous इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें
हेट्रोजिनस है वो, उसमें दो अलग अलग तरह के सीक्वेंस है, एक्सॉन्स एक्सप्रेस सीक्वेंसेस और इंट्रॉन्स इंटरवेयरिंग सीक्वेंसेस। तो हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए को स्प्लाइसिंग के बाद भी अभी भी प्रोसेसिंग की जरूरत है, जिससे दो प्रोसेस है वो और होनी है, कैपिंग होनी है और टेलिंग होनी है। कैपिंग के अंदर एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, एक केमिकल स्ट्रक्चर मिथाइल गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नाम का, एमजीटीपी नाम का ऐड कर दिया जाता है 5' एंड पे एचएनआरएनए के। तो इस प्रोसेस को कैपिंग बोलते हैं। और टेलिंग के दौरान एडिनाइलेट रेसिड्यूज यानी 200 से 300 एडिनाइलेट रेसिड्यूज, एडेनिन के रेसिड्यूज, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट के रेसिड्यूज, बहुत सारे पॉली ए रेसिड्यूज को 3' एंड पे टेल की तरह जोड़ दिया जाता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, मतलब डीएनए में उसकी कोई कोडिंग नहीं होती बट आरएनए में उसे जोड़ दिया जाता है। तो कैपिंग और टेलिंग दोनों ही आरएनए को मोर स्टेबल बनाती हैं ट्रांसपोर्ट के दौरान होने के लिए, क्योंकि जो ट्रांसलेशन है वो साइटोप्लाज्म में होना है, तो उसको आरएनए को बनने के बाद साइटोप्लाज्म में जाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसमें कैपिंग और टेलिंग पहले से होना जरूरी है, तभी वो ट्रांसपोर्ट इजीली हो सकता है। इट इज फुल्ली प्रोसेस्ड एचएनआरएनए नाउ कॉल्ड एमआरएनए। अब इस एचएनआरएनए को एचएनआरएनए ना बोलकर एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, और दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसलेशन के लिए बिल्कुल रेडी है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ बता रहा है द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटी इज नाउ बिगिनिंग टू अंडरस्टूड। अब इस कॉम्प्लेक्सिटी की प्रोसेसिंग की रीजन अंडरस्टूड हो चुका है कि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट ये बताती है कि यूकैरियोटिक जीनोम जो है उसका एंशिएंट जीनोम से क्या कनेक्शन है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, क्योंकि इंट्रॉन्स नाम के सीक्वेंस अभी भी प्रेजेंट है यूकैरियोटिक डीएनए और आरएनए में, जिससे कि प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग होती है, उसको रिमूव करने की प्रोसेस करते हैं, जो कि आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस है। आरएनए एंजाइम उसे करती है, आरएनए दैट इज एक्टिंग एज कैटलिस्ट। और these snRNA, small nuclear RNAs, are acting as spliceosome। स्प्लाइसियोसोम नाम के प्रोटीन आरएनए कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, और ये डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड भी बताते हैं। पैराग्राफ जो पहले एनसीईआरटी में दिया है कि आरएनए वर्ल्ड और आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, उसको दर्शाते हैं यहाँ पे। In recent time, the understanding of RNA and RNA-dependent processes in living system has assumed more importance। इस वजह से हम कह सकते हैं कि रिसेंट टाइम में आरएनए और आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेसेस को पढ़ना लिविंग सिस्टम में ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें इवोल्यूशन पता चलता है, उससे हमें एंसेस्ट्री से रिलेशन पता चलता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट इसका डायग्राम देखना है अभी हमें यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का। वी हैव टू सी द डायग्राम। सो इसमें इस इमेज में आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम है यूकैरियोटिक प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। एनसीईआरटी का डायग्राम है। डीएनए आपको दिख रहा है, डीएनए में से एचएनआरएनए बना है, फर्स्ट आरएनए एचएनआरएनए, बिकॉज उसमें इंट्रॉन्स हैं डार्क रेड कलर के और येलो कलर के एक्सॉन्स हैं। नीचे वाले आरएनए में आपको दिख भी रहा है कि मार्क कर रखे हैं एक्सॉन्स इंट्रॉन एक्सॉन इंस्ट्रॉन, और कैपिंग दिखा रखी है कि 5' एंड पे जीपीपी जी ट्राइप 3 फॉस्फेट और एमजीटीपी की कैप लगा रखी है। और अब नेक्स्ट स्टेप में उसके नेक्स्ट आरएनए में आपको सर्कल्स दिख रहे हैं रेड कलर के इंट्रॉन्स के ऊपर, वो एक्चुअली में आरएनएज हैं, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं वो, जिससे कि इंट्रॉन्स कट होकर रिमूव हो जाएंगे। एंड देन लास्ट वाले में एंड उसी के अंदर आप देख रहे हो कि पॉली ए टेल 3' एंड पे पॉली ए टेल लग रही है, पॉली एडनाइलेशन लिख रही है, यानी टेलिंग प्रोसेस हो रहा है। तो सबसे पहले कैपिंग दिख गया, फिर स्लाइसिंग दिख गया आपको, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, एंड देन आपको टेल अटैच होती हुई दिख गई, टेलिंग। एंड लास्ट में आपका तैयार हो गया मैसेंजर आरएनए। तो ये प्रोसेस है, प्रोसेसिंग भी है कह सकते हैं यूकैरियोटिक आरएनए ट्रांसक्रिप्शन की। This is the steps of processing of eukaryotic transcription. These are the steps of process of transcription in eukaryotes। एंड इसमें भी आएगा, इसमें अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो उसको डायग्राम से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो।
Now we will move to the next page. अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जिससे कि हम ये देखते हैं कि हमको समझ में आया, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। ये पेज आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसमें दे रखा है इन सम वायरसेस डीएनए सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग आरएनए एज अ टेम्पलेट सच अ डीएनए इज कॉल्ड एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए और आरडीएनए। तो इस डीएनए को जो कि आरएनए टेम्पलेट से सिंथेसाइज होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से सिंथेसाइज होता है, उसे सीडीएनए कहते हैं। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इट इज कॉल्ड। देन नेक्स्ट हमें बताया है, क्वेश्चन है which of the following are functions of RNA? It is a carrier of genetic information from DNA to ribosomes, synthesizing polypeptide. It carries amino acids to ribosomes. It is a constituent component of ribosomes. All of the above. तो इसका आंसर all of the above है, because ये सारे functions ही RNAs करते हैं, अलग अलग तरह के RNAs करते हैं। पहला फंक्शन ये कैरियर और जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, डीएनए से राइबोसोम्स में पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए इंफॉर्मेशन लेके जाता है। ये एमआरएनए का रोल है, मैसेंजर आरएनए का रोल है। सेकंड, इट कैरीज अमीनो एसिड्स टू राइबोसोम्स, ये ट्रांसफर आरएनए करता है, टीआरएनए। और थर्ड, इट कंस्टिट्यूट्स कंपोनेंट्स ऑफ राइबोसोम, ये आरआरएनए करता है। राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए राइबोसोम्स बनाता है। हम ट्रांसक्रिप्शन रिलेटेड क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं इस सेशन में, बिकॉज ये डाउट सेशन ट्रांसक्रिप्शन का ही है। Now, if the sequence of nitrogen bases of coding strand of the DNA in transcription unit is A, T, D, double A, T, G, 3 dash N, sequence of bases क्या होंगे? इन्होंने बोला 5 dash to 3 dash N, ये कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस इन्होंने दे रखा है। तो हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान टेम्पलेट स्ट्रैंड से आरएनए बनता है और उसके सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड के सीक्वेंस के बिल्कुल सेम होते हैं, पर जहां पर उसमें टी होता है वहां पर आरएनए में यू होता है। तो हम इन ऑप्शंस में से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम निकालेंगे, और उसका भी जो स्ट्रैंड का ओरिएंटेशन होगा वो 5 डैश टू 3 डैश ही होगा, क्योंकि आरएनए हमेशा 5 डैश टू 3 डैश के उसमें ही बनता है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि ए और टी की जगह यू दिख रहा है, जी की जगह जी ही है, डबल ए की जगह डबल ए है, और फिर टी की जगह यू है, फिर जी की जगह जी है। तो ए ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर है, ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि कोडिंग स्ट्रैंड और आरएनए का सीक्वेंस बिल्कुल सेम होता है, बस टी की जगह उसमें यू होता है, बाकी सब सेम होता है। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ we will move to the next page or few other questions. We'll take ये क्वेश्चन है, आपको दिख रहे होंगे शायद ये क्वेश्चंस। Which of the following modification would you choose? आरएनए में इनमें से क्या मॉडिफिकेशन आप चूज करते हो? पहला ऑप्शन है कि रिप्लेसेस प्योरिन्स, रिमूव्स, बी ऑप्शन दिख रहा है अभी इनमें सही से, क्योंकि ऊपर के सेटिंग्स से पहला ऑप्शन हमें दिख नहीं पा रहा, अब दिखेगा। Replaces purines with pyrimidines, removes, replaces 3-OH groups in deoxyribose। मतलब अगर हम ट्रांसक्रिप्शन बंद कराना चाहते हैं तो हम इनमें से किस चीज से आरएनए को मॉडिफाई कर देंगे? रिप्लेस प्यूरिन विद pyrimidine, क्या हम प्यूरिन को pyrimidine से बदल दें, या हम रिप्लेस कर दें 3-OH ग्रुप को डीऑक्सीराइबोज में, या हम रिमूव कर दें 2-OH ग्रुप को
सम ऑफ द ग्रुप्स इन डीऑक्सीराइबोज या बोथ बी एंड सी, तो हम सिर्फ बी से ही इस प्रोसेस को बंद करा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 3-OH पे ही नई चेन जुड़ती है। तो हम 3-OH को ही अगर रिमूव कर देंगे तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, वहीं पे ही चेन आगे बढ़ना स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट बोला है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर इन वन स्ट्रैंड बिकॉज। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस डीएनए की एक स्ट्रैंड में क्यों होती है और दूसरे में कंटिन्यूअस क्यों होती है, इनमें से क्या रीजन है? DNA molecule being synthesized is very long. DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization only in one direction, 5' to 3'. It is more efficient process. DNA ligase has to have role. तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक ही डायरेक्शन में काम कर सकती है, तो वही ऑप्शन इसमें सही है कि इसी वजह से दूसरे स्ट्रैंड में सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस होती है, वो 3' से 5' वाले तरफ नहीं बना पाती, वो 5' से 3' वाले ही पे ही बना पाती है। So the following steps in transcription is catalyzed by RNA polymerase. इनमें से कौन सा स्टेप या कौन से स्टेप्स आरएनए पॉलीमरेज कर सकती है? इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव। आरएनए पॉलीमरेज बोला है क्योंकि इन्होंने ना 1 बोला, ना 2 बोला, ना 3 बोला, तो इसका मतलब ये बैक्टीरिया की आरएनए पॉलीमरेज की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों स्टेप वही करती है। कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स द लेवल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। कंट्रोल डीएनए जीन एक्सप्रेशन का कौन से लेवल पे हो पाता है? तो कंट्रोल हो पाता है आपका ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट पेज है। इसमें द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, द आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम ट्रांसक्राइब्स। आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम क्या ट्रांसक्राइब करती है? किस कहाँ क्या ट्रांसक्राइब वो कर रही है? द प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, द टर्मिनेटर रीजन। द प्रोमोटर एंड द स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर रीजन्स, द स्ट्रक्चरल जीन ओनली। आरएनए पॉलीमराइज होलो एंजाइम क्या करती है? तो आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम तीनों चीजों का ट्रांसक्रिप्शन मींस प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर रीजन सबको पढ़ पाती है, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। If the base sequence of a codon in mRNA is 5AUG3', the sequence of tRNA pairing with it must be। अगर कोडोन में कोडोन का सीक्वेंस है 5' से 3' AUG, तो एंटी कोडोन tRNA में जो एंटी कोडोन होगा उसका सीक्वेंस क्या होगा? तो आपको पता है कि अपोजिट होता है। एडेनिन यूरासिल से पेयर करेगा और एडेनिन यहाँ पर यूरासिल से पेयर करेगा, यूरासिल यहाँ पे एडेनिन से करेगा और गुआनिन यहाँ पे साइटोसिन से करेगा। तो एंटीकोडोन का सीक्वेंस क्या बनेगा? तो एंटीकोडोन का सीक्वेंस बनेगा 5' to 3', एडेनिन विल पेयर विद यूरासिल, यूरासिल विल पेयर विद एडेनिन एंड गुआनिन पेयर विद साइटोसिन। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, 5' to 3 यूएसी। That will be your anticodon tRNA sequence. The amino acid attaches to tRNA at its। अमीनो एसिड tRNA से कौन से एंड पे अटैच होता है? 5' एंड पे अटैच होता है, 3' एंड पे अटैच होता है, एंटीकोडोन साइट पे अटैच होता है, DHU लूप पे अटैच होता है। ये सब tRNA के वी कैन से पार्ट्स हैं, tRNA के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो इसमें एंड जो अमीनो एसिड होता है, ऑल्दो ये वाला जो टॉपिक है वो ट्रांसलेशन रिलेटेड है, अभी हमने ट्रांसलेशन कवर नहीं किया, बट स्टिल क्वेश्चन आ गया है, इस वजह से हम उसको कवर कर रहे हैं कि ये 3' एंड पे अटैच होता है। अमीनो एसिड हमेशा tRNA से 3' एंड पे अटैच होता है, तो आंसर होगा बी। टू इनिशिएट ट्रांसलेशन, ये भी ट्रांसलेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, बट इसको हम ले लेते हैं। टू इनिशिएट ट्रांसलेशन द mRNA फर्स्ट बाइंड्स टू। mRNA सबसे पहले कहाँ बाइंड होगा ट्रांसलेशन में इनिशिएशन करने के लिए? स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट, लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट, होल राइबोसोम, नो सच स्पेसिफिसिटी एग्जिस्ट। तो इसमें पहला ऑप्शन जाएगा ए ऑप्शन, द स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट। सबसे पहले ट्रांसलेशन के इनिशिएशन के लिए mRNA सबसे पहले छोटे राइबोसोम की सब यूनिट में अटैच होता है।
E. coli, the lac operon gets switched on when? E. coli में lac operon कब on होती है? Lactose is present and it binds to the repressor. Repressor binds to operator. RNA polymerase binds to the operator. Lactose is present and it binds to RNA polymerase. So A option will be correct. The lactose is present, it binds to repressor. कि repressor से lactose बंध जाता है, बांध लेता है और repressor को, repressor फिर operator को block नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज होती है वो ZYA नाम की तीनों जीन्स को ट्रांसक्राइब करके उनकी तीनों पॉलीपेप्टाइड बना देती है और लैकोपेरॉन ऑन हो जाता है. तो A option will be correct. So this is about our doubt class of transcription and or very obviously now translation as well. We have taken some few questions. So now it's your we will take some very short answer type question. Few minutes are still remaining in our session. So let us take few very short answer type questions also. तो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द DNA enzyme DNA polymerase in E. coli is a DNA dependent polymerase and also has a ability to proofread the DNA strand being synthesized. Explain. Discuss this dual polymerase function. Means DNA polymerase E. coli में DNA पे dependent है. जो पेरेंट डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो पेरेंट ओपन अप होता है डीएनए स्ट्रैंड, वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, उसको रीड करके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के रूल से प्रूफ रीड करते हुए मींस उसको एरर फ्री बनाने के लिए एडीन के सामने हमेशा थायमीन प्लेस करते हुए और साइटोसिन के सामने हमेशा गुआनिन को पेयर करते हुए डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसाइज करती है. तो डीएनए पॉलीमरेज सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन करती है. 3-5- टेम्पलेट पे वो 5-3- कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनाती है और 5-3- टेम्पलेट पे वो 3-5- स्ट्रेचेस में स्ट्रैंड बनाती है, जिन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, जो लेटर ऑन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से सील कर दिए जाते हैं और वो भी कंटिन्यूअस बन जाते हैं आफ्टर द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज. तो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन का काम करती है और एरर फ्री करने के लिए प्रूफ रीड भी करती है. प्रूफ रीड का मतलब है वो उसे चेक भी करती है कि अगर मान लो एडनीन गलती से कोई एडनीन के सामने थायमीन की जगह एडनीन के सामने गुआनिन लगा दिया तो उसको रिमूव कर देगी और वापस से एडनीन के सामने थायमीन ही प्लेस करेगी. भले ही उसकी स्पीड अच्छी है, वो अच्छी एंजाइम है, अच्छा काम करती है, 2000 बेस पेयर्स पर सेकंड बनाती है, स्टिल उसको एक्यूरेसी से बनाना है. तो प्रूफ रीडिंग करते वक्त वो मिसप्लेस बेसिस को रिमूव करके सही करेक्ट बेसिस डॉटर स्ट्रैंड में लगाती है. सो आई होप दिस इज क्लियर. व्हाट इज द कॉज ऑफ डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस? ये हमने अभी एमसीक्यूज में भी देखा था कि बिकॉज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैन ओनली फंक्शन इन 5-3- डायरेक्शन efficiently, so it is only making, it has that orientation and it will make a continuous strand on the 3-5- template only in its direction 5-3-. and अभी ऊपर मैंने बताया कि दूसरे स्टैंड पर यानी 3-5- टेम्पलेट पे जो 5-3- टेम्पलेट पे जो 3-5- स्ट्रैंड बनता है वो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है, उसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी बोलते हैं. शॉर्ट स्ट्रेचेस में जो डीएनए बनता है, बाद में डीएनए लाइगेज ही उसके गैप्स उस पहले तो डीएनए पॉलीमरेज 1 उसके गैप्स को फिल करती है एंड देन जो स्ट्रेचेस के बीच में लिंक करना होता है 5-3- फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना होता है वो लाइगेज नाम की एंजाइम बना देती है, जिससे कि वो सारे के सारे स्ट्रेचेस ज्वाइन हो जाते हैं. तो ज्वाइनिंग एंजाइम है डीएनए लाइगेज. अब क्वेश्चन 5 में गिवन बिलो इज सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड है. अब इसके बाद राइट द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सीक्वेंस लिखो, यानी पहले बोल रहा है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस लिखो, दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड.
तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस हम इसके जस्ट अपोजिट लिख देंगे, डबल ए के सामने लिख देंगे डबल टी, ई के सामने लिख देंगे ए, जी के सामने सी, एंड सो ऑन। एंड फिर अब हम इससे बोलेंगे, इसने बोला है mRNA बनाओ, तो हम mRNA बनाएंगे। दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड सीक्वेंस। तो mRNA बनाना बहुत इजी हो जाएगा। mRNA जस्ट इसी का सेम बनेगा, बट जहां पर थाइमिन है वहां यूरैसिल लग जाएगा। तो डबल ए यू, देन सी जी, देन U, then then A, sorry A, and then C, G, C, सेम सीक्वेंस रहेगा, बट जहां पर थाइमिन है वहां यूरैसिल बन जाएगा। So that will be your mRNA. इसकी आंसर की भी मैं आपको शेयर कर दूंगी लेटर ऑन। सो दिस इज आवर क्लास एंड आई होप जितना भी हमने पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन का हमने पढ़ा, वो आपको क्लियर हो गया होगा। दिस सेशन इज अबाउट टू एंड नाउ, बट स्टिल अगर एक क्वेश्चन अगर हम और ले सकें तो एक छोटा सा पॉइंट। सो ये जेनेटिक कोड के बारे में है। जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग होता है, डी जनरेट होता है, नॉन एम्बिगुअस होता है, यूनिवर्सल होता है, कॉमालेस होता है, इनिशिएशन कोडोन यूजी होता है, ट्रिपलेट होता है, लीनियर होता है, नॉनसेंस कोडोन होता है। नॉनसेंस कोडोन यूए, यूएजी और यूजीए है। तो ये नॉन एम्बिगुअस, डी जनरेट और यूनिवर्सलिस्ट जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज होती हैं। इनमें से 1 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेट होता है। A particular codon will always code for same amino acid. Non-ambiguous मतलब नॉन रिपीटिंग। एक कोडोन एक अमीनो एसिड को जरूर कोड करेगा, वो बिल्कुल फिक्स होगा। डीजेनरेट मतलब बहुत सारे कोडोन हैं जो एक अमीनो एसिड के लिए हैं, जैसे लाइसिन के लिए कई सारे कोडोन्स हो सकते हैं, बट उनका जो सीक्वेंस होगा वो स्पेसिफिक होगा, वो नॉन एम्बिगुअस वाला पॉइंट है। बट डीजेनरेट पॉइंट ये कह रहा है कि 2-3 कोडोन्स हो सकते हैं जो सिंगल अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं, मतलब उनकी वैल्यू सेम है। मतलब 3 कोडोन अगर मान लो फॉर एग्जांपल लाइसिन को कोड कर रहे हैं, तो उनका आंसर लाइसिन ही आएगा, बट उनके सीक्वेंस अलग अलग हो सकते हैं। यूनिवर्सल मतलब स्पेसिफिक कोडोन कोड फॉर सेम अमीनो एसिड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, के सारे ऑर्गेनिज्म में अगर एयूजी कोडोन मिथियोनिन कोड करता है, जो कि स्टार्ट कोडोन होता है, तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मिथियोनिन ही होगा। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ऑल्दो एयूजी फॉर्माइल मिथ्योनिन को कोड करता है, बट यूकैरियोट्स में, सभी यूकैरियोट्स में, चाहे वो छोटे से छोटी कोई वॉर्म हो एंड एनिलिड हो या फिर बड़ी से बड़ी वेल हो, सब में, एलिफेंट हो, सब में एयूजी मिथ्योनिन ही कोड करेगा। So this session ends here now. So I hope this class is clear to you all, and your doubts are welcome. You can send me your doubts on my email ID himlagayadav8@gmail.com, and you can also send me on in the we can say comment box here. Please like and subscribe the channel if you like the video. Thank you. So this meeting ends here. I hope this is all clear to you.